यस। अच्छा, तो ये हमने लास्ट में डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो। सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है फ्रेंड्स? यस सर। ओके। तो ये हमने लास्ट में डिस्कस किया था, है ना, कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और क्या उसमें रखा गया है जिसकी वजह से वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ओके। अब हमने एप्लेट्स के बारे में डिस्कशन मेरे ख्याल से किया था कि बाकी है फ्रेंड्स? ये हमने थोड़ा कर बहुत लिया। किया था। ओके। ये बाइट कोड का डिस्कशन हमने कर ही लिया। ओके। ओके, मूविंग बियॉन्ड एप्लेट्स। एप्लेट्स आर डेप्रिकेटेड। देखो फ्रेंड्स, जब जावा का पहली बार जब वो मतलब कि मार्केट में सक्सेस हुआ था और उसकी सफलताएं चल रही थी, तो इंटरनेट पे सक्सेस होने के लिए उसमें एक खास तरह का प्रोग्राम रखा गया था, एप्लेट्स। मैंने आपको बताया था, एप्लेट एक जावा का ही ऐसा प्रोग्राम है कि जिसको आप किसी भी वेब पेज में एम्बेड कर सकते हो, और है जावा का प्रोग्राम, तो उसको रन तो जेवीएम ही करेगा। लेकिन एप्लेट एक ऐसा प्रोग्राम है कि जो डिस्ट्रीब्यूट होता है इंटरनेट के ज़रिए, और वो ब्राउज़र में रन होता है, कंप्यूटर के ब्राउज़र में। अब ब्राउज़र खुद तो एक इंटरप्रेटर है HTML के लिए, तो जावा के प्रोग्राम को कैसे रन कर सकता है? तो वो मैंने आपको बताया था कि ब्राउज़र के पास एक प्लगइन होता है कि जो जावा का होता है, मतलब कि जावा प्लगइन जिसे हम कहते हैं, वो एप्लेट को रन करता है। अब देखो, शुरू में जो सफलताएं मिली जावा को, उसके पीछे का कारण एप्लेट भी है, क्योंकि इंटरनेट पे एप्लेट इजीली एम्बेड होती थी, डिस्ट्रीब्यूट हो सकती थी और एग्जीक्यूट भी हो सकती थी। और जावा का कोड है तो वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी था, मतलब कि किसी भी पीसी में उसको, किसी भी प्लेटफॉर्म में उसको डेवलप किया जाए, लिखा जाए, और उसको किसी भी और पीसी में एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है कंपाइलेशन के वापस कंपाइलेशन किए बिना। So applets rely on Java browser plugin. Thus, for an applet to work, the browser must support it. Yes, recently support for the Java browser plugin has been waning. अब देखो, ये जो प्लगइन है जावा का, कि जो ब्राउज़र में होता है और एप्लेट को रन करता है, धीरे धीरे उसका जो वर्किंग है वो कम, मतलब कि उसकी डिमांड कम होने लगी मार्केट में। विदाउट ब्राउज़र सपोर्ट एप्लेट्स आर नॉट वायबल। अब देखो, applet, we know that it is a program written in Java and it is embed in some web page, और इसको रन करने के लिए, मतलब कि जब हम क्लाइंट के पास उसको पहुंचाते हैं तो क्लाइंट के ब्राउज़र में वो रन होगा, उसके बिना ब्राउज़र के वो रन नहीं हो पाएगा। बिकॉज ऑफ दिस, बिगिनिंग विद JDK 9 जावा सपोर्ट फॉर एप्लेट्स हैज़ बीन डेप्रिकेटेड। तो इसमें क्या है कि भाई रन ब्राउज़र में होना चाहिए, उसके पास एक प्लगइन होना चाहिए, तो ही ये एप्लेट रन हो पाएगा। तो धीरे धीरे जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज़ मार्केट में आती गई, नए नए ब्राउज़र्स आते गए, तो इसकी डिमांड कम होने लगी एप्लेट्स की। इतनी कम हो गई कि जावा के नए नए वर्जन्स आते गए, मतलब कि हर कुछ समय में जावा का नया वर्जन आता है, जैसे कि JDK 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 तक जब पहुंचा, डेवलपर्स ने जब जावा का 9th वर्जन JDK 9 मार्केट में रखा, तो उसमें समझो कि एप्लेट को निकाल ही दिया उन्होंने, एप्लेट के मैकेनिज़्म को निकाल ही दिया था, क्योंकि अब वो बिल्कुल नहीवत यूज़ होती है। डेवलपर्स आज एप्लेट का बहुत कम यूज़ करते या फिर बिल्कुल नहीं करते। इस वजह से एप्लेट की डिमांड बिल्कुल कम हो गई और वो मार्केट में से समझो निकल ही गई। लेकिन हम इसको निकल गए ये शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसके लिए कौन सा शब्द यूज़ करते हैं? डेप्रिकेटेड। डेप्रिकेटेड का मतलब क्या है कि चीज़ है, चीज़ अभी भी है, लेकिन वो चीज़ जो काम करती थी वही काम आज कोई और चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से कर सकती है, कंपेयर टू दैट अर्लियर वर्जन। एप्लेट जो काम करती थी पहले, वही काम
कोई और मैकेनिज्म, कोई और प्रोग्राम बहुत ही अच्छी तरह से आज कर सकता है। इस वजह से क्या हुआ, एप्लेट का कार्य उसके कार्य के पीछे ढका गया। इसको कहते हैं डेप्रिकेटेड, मतलब किसी नई चीज़ के आ जाने से पुरानी चीज़ का इस्तेमाल न होना, इसे कहते हैं डेप्रिकेटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर मैंने शब्द यूज़ किया है डेप्रिकेटेड, मतलब कि वो है लेकिन कोई नई चीज़ के आ जाने से सेम पर्पस के लिए उसका काम बंद हो गया। इट मीन्स दैट अ फीचर इज स्टिल अवेलेबल बट फ्लैग्ड एज एब्सोलेट। अ डेप्रिकेटेड फीचर इज सब्जेक्ट टू रिमूवल इन अ फ्यूचर रिलीज। अब जाहिर सी बात है कि भाई अगर वो अब यूज़ ही नहीं होता है तो ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में जो वर्जन्स आने वाले हैं जावा के उसमें से उसको बिल्कुल निकाला भी जा सकता है। Thus deprecated features should not be used for new code। तो ये सजेस्टेड है कि भाई जो फीचर्स डेप्रिकेटेड है उसको आपको यूज़ नहीं करने चाहिए। शायद मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों ने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मतलब जावा या कोई और भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग किया होगा तो उसमें कहीं ना कहीं आपको ऐसा कोई मैसेज तो आया ही होगा। अगर जावा में आपने कोई JDK 7 या 8 कंपाइलर यूज़ किया है, JDK यूज़ किया है, और अगर आपने नए फीचर्स यूज़ किए, साथ में अगर आप कोई पुराना फीचर भी यूज़ कर रहे हो, तो ऐसे कोड को जब आप कंपाइल करोगे तो उसमें आपको वार्निंग मिलेगी। एरर तो नहीं आएगी, वार्निंग दी जाएगी कि ये फीचर जो आपने यूज़ किया है वो डेप्रिकेटेड है। मान लो कि आप जावा 3, मतलब कि JDK 3 में कोई क्लास जो नया आया था उस क्लास को अभी यूज़ कर रहे हो JDK 8 के साथ, तो आपको वार्निंग मिलेगी ये जो क्लास आप यूज़ कर रहे हैं वो डेप्रिकेटेड है। एरर नहीं है, रन होगा लेकिन वो डेप्रिकेटेड है। इसका मतलब कि उसी चीज़ को जो आप करना चाहते हो वो अच्छी तरह से, नई तरह से अवेलेबल है, आपको केवल उसको पहचानना है कि वो क्या है। अब देखो, जब एप्लेट की बात हो रही है और हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो सर्वलेट की बात करना भी ज़रूरी है। देखो, सर्वलेट हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम जावा की बात कर रहे हैं और हम ये भी बात कर रहे हैं कि जावा इंटरनेट के लिए एक फेमस लैंग्वेज बन गई। तो देखो, एप्लेट तो आ गई थी और एप्लेट फेमस भी हो गई थी, लेकिन उसके बाद एक और मैकेनिज़्म भी मार्केट में आया और वो है जावा का मैकेनिज़्म, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वाला मैकेनिज़्म। मतलब कि जो सर्वर पे रन हो और क्लाइंट में उसका आउटपुट भेजा जाए, इस तरह के मतलब कि प्रोग्राम्स आने लगे जिसको हम पैसिव कहते हैं। तो सर्वलेट जैसे एप्लेट एक जावा का प्रोग्राम है, उसी तरह का एक मैकेनिज़्म जावा में रखा गया सर्वलेट। सर्वलेट भी एक जावा का प्रोग्राम ही है। अब देखो, एप्लेट जो है, एप्लेट को अगर हम बनाते हैं तो वो एप्लेट क्लाइंट की पीसी में रन होता है, क्लाइंट के ब्राउज़र में रन होता है, होता सर्वर पे है। वो स्टोर कहाँ पे होता है? एप्लेट का प्रोग्राम सर्वर पे स्टोर होता है, वहाँ से भेजा जाता है क्लाइंट के पीसी को, ब्राउज़र को, और फिर ब्राउज़र उसको रन करता है वहीं पे। अब सर्वलेट जावा का ऐसा प्रोग्राम है कि जो सर्वर पे रहता है और वहीं पे रन होता है। क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है तब वो रन होता है और यहाँ से वो रिस्पॉन्स भेजता है क्लाइंट को। इस तरह का प्रोग्राम जो सर्वर पे ही है और सर्वर पे ही रन होता है वो है सर्वलेट। तो इसको हम कह सकते हैं कि सर्वर साइड प्रोग्राम, सर्वर साइड प्रोग्राम है वो प्रोग्राम जो जावा में बनता है वो है सर्वलेट। It is a resource on the web server which is made up of Java bytecodes and would remain on the server. It is not delivered on the client like applet। अब देखो, सर्वलेट ऐसा प्रोग्राम है जिसको क्लाइंट को भेजा नहीं जाएगा। When a web browser requests a servlet, the server does not deliver it to the browser. Instead, it locates it in a web container and execute in it। अब देखो, जब किसी क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी ब्राउज़र के ज़रिए सर्वलेट के लिए, जिस हेतु के लिए सर्वलेट को बनाया गया है उस हेतु के लिए जब क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी तो सर्वर से सर्वलेट को भेजा नहीं जाएगा। इसके बजाय सर्वर खुद अपने पास एक वेब कंटेनर होगा, मतलब कि एक प्रोग्राम होगा, उसमें सर्वलेट को लोड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। मतलब कि सर्वर पे ही वो रन होगा और फिर उसका जो आउटपुट होगा, मतलब कि जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा, वो क्लाइंट को भेजा जाएगा। The output generated by the servlet code is then sent to the browser।
तो फ्रेंड्स ये था एप्लेट्स और सर्वलेट्स. नो डाउट सर्वलेट इज़ नॉट इन अवर सिलेबस. इफ़ यू हैव स्टडीड एडवांस जावा, अगर आपने एडवांस जावा पढ़ा है J2EE या JEE, तो आपने सर्वलेट पढ़ा होगा और JSP भी पढ़ा होगा और जावा बीन्स भी लर्न किया होगा. मेरे ख्याल से आपको BCA में ये पढ़ाया गया है J2EE. इज इट? J2EE आपने पढ़ा हुआ है सबने? Yes, sir. यस सर. हाँ, तो उसमें ये आपको सर्वलेट JSP सब आया होगा सिलेबस में. अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो तो कोर जावा है, तो सर्वलेट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस कोर जावा. ओके, लेट्स प्रोसीड. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेंड्स जावा बज़वर्ड्स. मतलब कि मैंने बहुत ही पहले लेक्चर में और कई बार आपसे बात की है जावा के फीचर्स के बारे में. मैंने शुरू में भी आपसे कहा था कि कोई भी चीज़ को फेमस बनने के लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जो उसको फेमस बनाती है. तो जावा को भी फेमस बनाने के लिए उसके फीचर्स थे कि जिसने उसको फेमस बनाया. इन फीचर्स को हमने मेरे ख्याल से डिस्कस किया भी है अपने एक दो फर्स्ट 2 सेशंस में. आज हम उसको थियोरेटिकली अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही कम शब्दों में डिस्कस करेंगे. बज़वर्ड्स का मतलब आप कहो कि कैरेक्टरिस्टिक्स कहो या फिर फीचर्स कहो या फिर जैसे कहते हैं ना मूल मंत्र, मेन उसका जो है थीम मंत्र वो. द ऑथर ऑफ जावा पब्लिश्ड अ शॉर्टर ओवरव्यू ऑफ जावा in which they mention 11 buzzwords as follow. जावा के डेवलपर्स ने जावा को जब मार्केट में रखा सबके सामने, तो उन्होंने जब डॉक्यूमेंटेशन दिया उसका, तो उसके साथ ये उसके मूल मंत्र या फिर बज़वर्ड्स भी दिए. अब देखो फ्रेंड्स, आपको एक और बात बता दूं कि ये जो बज़वर्ड्स है जिसको हम जावा के फीचर्स भी कह सकते हैं, ये फीचर्स जो है डिपेंडिंग ऑन ऑथर इट में डिफर. अब देखो यहाँ पे आपको 11 बज़वर्ड दिए गए हैं. किसी और बुक को आप रिफ़र करोगे, किसी और रेफरेंस बुक को, किसी और ऑथर की, तो आपको शायद इसमें से 2-3 फीचर कम या ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि डिपेंड्स ऑन ऑथर. ओके, जैसे कि अगर आप यूज़ कर रहे हो द कंप्लीट रेफरेंस, तो उसमें आपको ये फीचर देखने को नहीं मिलेगा. फिर आपको बाकी के फीचर देखने को मिलेंगे. मैंने कहा ना कि डिपेंडिंग ऑन दी ऑथर इट में डिफर. अब ये जो जावा के अलग अलग फीचर्स है, शुरू में पहले लेक्चर में हमने ये सब डिस्कस भी किए थे. ओके, आज हम इनको वापस डिस्कस करेंगे. सिंपल, जावा वॉज डिज़ाइन टू बी ईजी फॉर दी प्रोफेशनल प्रोग्रामर टू लर्न एंड यूज़. मैंने आपको कहा था कोई भी नई चीज़ आती है जब, तो उसको सफलता कब हासिल होती है कि जब मार्केट में उसको अपनाया जाए. तो यहाँ पे ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात है, तो इसको अपनाएगा कौन? डेवलपर. डेवलपर कब अपनाएगा? जब उसको इजी लगेगा तब. इजी कब लगेगा? तो कि भाई डेवलपर कोई नया डेवलपर तो नहीं है कि जो डेवलपर बनने जा रहा है, वो तो डेवलपिंग पहले से कर रहा है. तो पहले से कर रहा है, किसी और लैंग्वेज में कर रहा है, काफ़ी सालों से कर रहा है, और आज आप उसको एक नई भाषा दोगे, तो पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि उसको ये कंफर्टेबल लगना चाहिए. जिस चीज़ को वो पहले से यूज़ करता आ रहा है उसके जैसा ही उसको इसमें दिखना चाहिए. तो जावा को मैंने आपसे बताया था कि उसके पहले जो लैंग्वेजेस थी C और C++, जिसको हमने जावा के एंसेस्टर्स कहे हैं, उसके कंपैरेटिवली ही रखा गया. मतलब कि टोकन्स, सिंटैक्स वगैरह सब C और C++ में से ही लेकर जावा को डेवलप किया गया. तो इसका रिजल्ट क्या आया कि भाई डेवलपर्स की जो C और C++ में प्रोग्रामिंग करते थे, उनके लिए जावा को अपनाना कोई कठिन कार्य नहीं था. सो इफ़ यू हैव अ लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ प्रोग्रामिंग, जावा इज़ नॉट हार्ड टू मास्टर. Because Java inherits C++ syntax, many of object-oriented features of C++, most programmers have little trouble learning Java. तो जैसा कि मेजॉरिटी ऑफ डेवलपर्स C++ को जानते थे, तो जावा को सीखने में उनको कोई ज़्यादा कठिनता मतलब कि नहीं रही. Also the confusing concepts of C++ like pointers are kept out or implemented in more approachable manner. और कुछ ऐसे फीचर्स की जो कन्फ्यूज़न जनरेट करते थे, उनको जावा से
मतलब कि डेवलपर के सामने से हटाया गया, इंटरनली भले ही उसका यूज़ होता है। मतलब कि पॉइंटर्स, मैंने आपसे कहा था अगले किसी सेशन में कि पॉइंटर्स को जावा से निकाल दिया गया, मतलब निकाला नहीं, वो है, इंटरनली यूज़ होता है, लेकिन एज ए डेवलपर हमें डायरेक्टली उसके साथ वर्क नहीं करना है। हम जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं जावा में तो इंटरनली पॉइंटर ही क्रिएट होता है, जिसको यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं जावा में तो उसको हम रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं। रेफरेंस वेरिएबल, तो रेफरेंस का मतलब एड्रेस हुआ ना, तो वो रेफरेंस वेरिएबल एड्रेस ही स्टोर करता है, लेकिन एज ए पॉइंटर हम उसको यूज़ नहीं करते, एज ए वेरिएबल हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक सरलता रखी गई है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो पता चला सिंपल क्यों है, क्योंकि वो इजी है, लर्न करने में वो इजी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो ये एक पूरा मेथडोलॉजी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम को देखने का, प्रॉब्लम को देखने का एक पूरा नज़रिया है, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जिसमें पूरा प्रोग्राम एक एंटिटी के आर पार घूमता रहता है। जिस चीज़ के लिए आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, मतलब कि अगर आप स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाने जा रहे हो तो स्टूडेंट जो है वो आपकी एंटिटी है, जिसके आसपास ये प्रोग्राम पूरा घूमता रहेगा, लॉजिक पूरा घूमता रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, पहले तय किया जाता है कि एंटिटी कौन कौन सी है और उसके मुताबिक फिर क्लास बनाए जाते हैं। जैसे कि मुझे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, डेवलप करना है, तो मैं पहले, अब मेरी सिस्टम में होगा क्या, बहुत से स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स, लेकिन होंगे सब स्टूडेंट्स। ओके, तो चाहे वो चिराग हो, चाहे वो यश हो, चाहे वो मुकेश हो, चाहे वो चिंतन हो, कोई भी हो, है तो स्टूडेंट। तो इन सब में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होने वाली है। तो सबसे पहले ये तय किया जाता है कि एंटिटी कौन सी है, उसके अनुरूप क्लास बनाया जाता है, क्लास स्टूडेंट। फिर जब भी किसी स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना हो तो उस स्टूडेंट के लिए इस पर्टिकुलर क्लास का एक वेरिएबल बनाया जाता है, जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो क्लास एक बना स्टूडेंट, फिर चिराग के लिए डेटा स्टोर करना है तो स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, यश के लिए डेटा स्टोर करना है तो स्टूडेंट क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा, पार्थ के लिए डेटा स्टोर करना है तो स्टूडेंट क्लास का तीसरा ऑब्जेक्ट बनेगा। केवल एक बार क्लास बनाने के बाद हमको केवल उसके ऑब्जेक्ट ही डिफाइन करने पड़ते हैं। इसकी हम अगर डेफिनेशन देखें, दो डेफिनेशन हम देखेंगे, ये उसकी डेफिनेशन है। इट इज़ अ प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी दैट हेल्प्स ऑर्गेनाइज कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम थ्रू द यूज ऑफ इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखो, ऑब्जेक्ट, जैसे जावा के अभी हमने फीचर्स डिस्कस किए, उसी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के भी कुछ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसमें से जो तीन मेन है वो ये है, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए ऐसे तीन मैकेनिज्म्स का यूज़ करके जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपना लॉजिक, तो उस तरह के प्रोग्रामिंग को कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इन तीनों की चर्चा आगे जाके होने वाली है। जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट इज स्ट्रिक्ट इन दिस। तो दोस्तों, जावा एक स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। स्ट्रिक्ट शब्द इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, अगर आपको C++ जरा सा भी याद हो C++ आपके BCA में तो आपने पढ़ाई है, तो आपको याद होगा कि C++ में भी आप लोग क्लास डिफाइन करते थे, लेकिन उसमें क्या था कि इट इज़ नॉट कंपल्सरी इन C++ दैट योर प्रोग्राम मस्ट हैव अ क्लास। आपके प्रोग्राम में क्लास होना आवश्यक नहीं है। C++ में बगैर क्लास के भी आप प्रोग्राम लिख सकते हो, वॉइड मेन लिख कर। ये C++ की बात की, लेकिन जावा की बात करें तो जावा में बिना क्लास के कोई प्रोग्राम नहीं होता। अगर आपको प्रोग्राम में ऐसा कोड लिखना है कि जो एग्जीक्यूट करवाना है, तो आपको क्लास बनाना जरूरी है। सब कुछ क्लास के अंदर, आपकी मेन मेथड भी जावा में क्लास के अंदर ही होगी। द ऑब्जेक्ट फीचर्स ऑफ जावा आर सिमिलर टू C++ एक्सेप्ट दैट जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। हमारी बात हुई थी लास्ट सेशन में जब यश ने मुझसे पूछा था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में पॉसिबल नहीं है। तो देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स जो है जावा के, वो C++ से ही लिए गए हैं, लेकिन कुछ को छोड़ के, किसको छोड़ दिया, तो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को छोड़ दिया, क्योंकि उसके कारण प्रॉब्लम्स होती थी।
एम्बिग्यूअस सिचुएशंस उसके कारण जनरेट होती थी। डिस्ट्रीब्यूटेड, ये नेक्स्ट उसका बज़वर्ड। इन जावा देर इज अ बिल्ट इन सपोर्ट फॉर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स, सो नेटवर्क रिलेटेड एप्लीकेशंस कैन इजीली बिल्ट इन जावा। अब देखो जावा में जो इनबिल्ट उसकी लाइब्रेरी है उसमें कुछ ऐसे क्लासेस अवेलेबल है बिल्ट इन कि जो आपको नेटवर्क के लिए एप्लीकेशंस क्रिएट करने में उपयोगी होती है। मतलब कि आपके एक पीसी में से आपके दूसरे पीसी में आप प्रोग्राम के ज़रिए डेटा को पास कर सकते हो और उस पीसी से आए हुए डेटा को रिसीव भी कर सकते हो, अगर ये दोनों पीसी में कनेक्शन है तो। अगर ये दोनों ही पीसी आपके नेटवर्क से जुड़े हुए, किसी भी तरह का नेटवर्क अगर इन दोनों पीसी के बीच में है तो इन दोनों पीसी के बीच में आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, डेटा ट्रांसमिट कर सकते हो। जावा में ऐसी बिल्ट इन सुविधा, मतलब कि ऐसे फीचर्स रखे गए हैं। Applets, a small Java program can be developed and put on the server. It can be frequently downloaded and execute on any machine as far as JVM for that OS is available. So applets can be distributed easily. अब दूसरी बात जो करें हम डिस्ट्रीब्यूशन की, तो जावा में एप्लेट बन सकता है। एप्लेट मतलब एक छोटा सा जावा का प्रोग्राम जिसको आप इंटरनेट के ज़रिए पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी किसी भी पीसी में वो रन हो सकता है, केवल उस पीसी में जेवीएम होना चाहिए। रबस्ट, रबस्ट का मतलब क्या होता है? बोल्ड होता है। बोल्ड मतलब कि कहीं से भी वो पीछे हट ना करे ऐसा। As the Java program was targeted to run on a variety of platforms, the ability to create robust programs was given a higher priority on in Java. तो जावा को बनाते वक्त जो उनके मन में जो कॉन्सेप्ट था और गोल था वो तो यही था ना कि वो हर जगह पे रन होना चाहिए। तो ये भी रबस्ट होना, लैंग्वेज, ये जो नई लैंग्वेज हम बना रहे हैं वो रबस्ट होनी चाहिए, उनके दिमाग में था, जावा के डेवलपर्स के दिमाग में। It is a strictly typed language. It checks your code at compile time and also performs some checking at run time. मैंने आपको बताया था कि जावा में आपका प्रोग्राम 2 बार चेक होता है। आपने जो कोड लिखा है ना, सोर्स कोड, वो 2 बार चेक होता है। कैसे? पहले आप प्रोग्राम लिखने के बाद क्या करोगे? कंपाइल करोगे। मैंने आपको बताया था, ट्रांसलेटर की बात की थी मैंने। जब कंपाइल करते हो तो कंपाइलर आपके कोड को चेक करता है। कंपाइल होने के बाद बाइट कोड्स जनरेट होते हैं। अब उन बाइट कोड्स को रन करवाने के लिए जेवीएम है, जेवीएम उनको रन करेगा, लेकिन जेवीएम खुद एक इंटरप्रेटर है। तो इंटरप्रेटर का कार्य क्या है? कोड को एक एक लाइन को चेक करता है, ट्रांसलेट करता है, रन करता है, तो वापस चेकिंग होगा। पहले तो चेक हुआ था, वापस दोबारा जब चेक होता है, आप ही समझ लो कि किसी भी जगह पे डबल सिक्योरिटी जब होती है तो गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और यहाँ पे अगर गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे तो प्रोग्राम के सफल होने के चांस बढ़ जाएंगे। In fact, many hard to reproduce situations are simply impossible to be created in Java. मतलब कि ऐसी situations की जहाँ से हम वापस न आ सके, ऐसे कोड लिखने के और ऐसे कोड मिस्टेक से लिखने के भी चांसेस यहाँ पे कम हो जाते हैं। अब देखो जावा को रबस्ट कैसे बनाया गया। तो रबस्ट का मतलब हमने अभी डिस्कस किया कि भाई बोल्ड, वो मतलब हर जगह पे सफल रहे, ऐसी कोशिश की गई। तो जावा को रबस्ट बनाते हैं और उसके 2 मतलब मैकेनिज़्म। किसी भी प्रोग्राम की बात करें हम, रबस्ट मतलब कि असफल होने के चांसेस कम हो जाए, ऐसा बनाया। तो पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि भाई असफल क्यों होता है कोई भी प्रोग्राम, वाई अ प्रोग्राम विल फेल, कोई भी प्रोग्राम असफल क्यों होगा। तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती है, ज़्यादातर केस में प्रोग्राम को फेल करते हैं ऐसी 2 चीज़ें हैं। एक है रन टाइम एरर्स। रन टाइम एरर्स मीन्स एक्सेप्शंस। और जो दूसरी चीज़ है जो प्रोग्राम को असफल करती है वो है मेमोरी मैनेजमेंट। तो इन दोनों ही चीज़ को जावा में अच्छी तरह से एड्रेस किया गया। कैसे? तो देखो अगर हम C और C++ की बात करें
तो आपने कोई प्रोग्राम बनाया है, आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। ओके, अब समझो आपने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है, आप 2 वैल्यू क्लाइंट से इनपुट ले रहे हो और उसका अरिथमेटिक ऑपरेशन करके रिजल्ट दे रहे हो। अरिथमेटिक ऑपरेशंस मतलब प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। आपने 2 वैल्यूज़ क्लाइंट से इनपुट ली है, पहली n1 दूसरी n2। अब प्रोग्राम आपने पूरा लिख लिया है, अच्छी तरह से लिखा है, मैं सी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। तो प्रोग्राम लिखने के बाद आप सबसे पहला कार्य कौन सा करोगे? कंपाइल करोगे। तो जैसा कि आपने अच्छी तरह से प्रोग्राम लिखा है, ध्यान रख के लिखा है, तो सिंथेटिकली कोई एरर नहीं है आपके प्रोग्राम में। तो क्या होगा कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। अब कंपाइल होने के बाद आप उसको रन करोगे, मतलब आप रन करोगे या क्लाइंट रन करेगा। अब सपोज़ कि क्या होता है कि आपका प्रोग्राम जो रन होता है उसमें आप क्लाइंट से 2 वैल्यू इनपुट मांग रहे हो। सपोज पहली वैल्यू क्लाइंट दे रहा है 10 और दूसरी वैल्यू क्लाइंट इनपुट दे रहा है 2। तो क्या होगा कि आपके प्रोग्राम का आउटपुट आएगा सम इज़ 12, सब्ट्रैक्शन इज़ 8, मल्टीप्लिकेशन इज़ 20, डिवीज़न इज़ 5। 2 वैल्यू दी है क्लाइंट ने, 10 और 2। अच्छा रहा, ये बराबर रन हुआ। अब वापस कोई क्लाइंट रन करता है और उससे जब 2 वैल्यूज़ मांगी जाती है तो पहली वैल्यू वो देता है 10, अब दूसरी वैल्यू वो देता है 0। तो क्या होगा? 10 + 0 10, 10 - 0 10, 10 × 0 0, 10 / 0। व्हाट इज द रिजल्ट? पॉसिबल ही नहीं है सर। इस बात का एक्सेप्शन, इस सवाल का उत्तर गणित शास्त्रियों के पास भी नहीं है। किसी भी जीरो को मैथमेटिक्स में, गणित शास्त्र में इतनी सूक्ष्म वैल्यू माना गया है कि उसको हम अगर डिवाइड करें 1 को अगर हम डिवाइड करें 0 से भी तो भी इतनी विशाल वैल्यू आती है जिसको हम लिख ना पाए, इसलिए उसका आंसर आता है इनफाइनाइट। तो कंप्यूटर के पास इसका उत्तर नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब अनंत, ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं, इतनी बड़ी वैल्यू। तो कहने का मतलब किसी भी वैल्यू को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो कंप्यूटर के पास भी इसका आंसर नहीं है। तो ये सी का प्रोग्राम जो अगर है आपका, वो रन होता है और अगर क्लाइंट 0 देता है सेकंड वैल्यू में, तो जब आपकी वो लाइन एग्जीक्यूट होगी ना 10 / 0 वाली, तो आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली स्टॉप हो जाएगा। जिस लाइन पे ये एरर जनरेट हुई है उसी लाइन पे प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, बाकी की जो भी लाइंस प्रोग्राम में है वो रन नहीं होगी। और इस तरह से बीच में से ही प्रोग्राम को जब स्टॉप किया जाता है, हॉल्ट किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है, तो उसको कहते हैं एबनॉर्मल टर्मिनेशन। मतलब कि नॉर्मली ये टर्मिनेट नहीं हुआ, इसका अंत जो है, प्रोग्राम का अंत, वो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। उसको फोर्सफुली स्टॉप किया गया है एरर के आने से। ऐसा होता था जब एक्सेप्शन, ये जो एरर आई ना, वो रन होते वक्त आई है, क्योंकि कंपाइलर के नज़रिए से कोई एरर नहीं थी। कंपाइलर के नज़रिए से एरर नहीं थी, कहने का मतलब डिज़ाइनिंग टाइम कोई एरर नहीं थी, बट ये एरर तो रन टाइम गलत इनपुट देने से आई है। तो ये एरर रन टाइम में आई है, तो इसको कहते हैं एक्सेप्शन। और जब भी एक्सेप्शन आती है किसी प्रोग्राम में, तो वो वहाँ पे अटक जाता है, स्टॉप हो जाता है, बाकी उसके बाद जो भी लिखा है वो रन नहीं होगा। ये एक मुख्य कारण था प्रोग्राम के फेल जाने का। तो जावा में इस प्रॉब्लम का भी एक अच्छा सॉल्यूशन रखा गया। डेवलपर्स को ये सत्ता दी गई, ये राइट दिया गया कि आप प्रोग्राम को लिखते वक्त अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रोग्राम में रन टाइम एरर आ सकती है, तो आप अभी से सोच लो कि वो रन टाइम एरर अगर आती है तो क्या करना है, और उस तरह का मैकेनिज्म आप लिख के रखो। तो क्या होगा कि यही प्रोग्राम जो मैंने आपको सी लैंग्वेज में बताया, अगर वही प्रोग्राम जावा में हम बनाते हैं, तो ये पॉसिबल है कि अगर क्लाइंट 0 इनपुट देता है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम क्लाइंट को एक एरर मैसेज देंगे कि नंबर कैन नॉट बी डिवाइड बाय 0, इनवैलिड इनपुट, या कोई भी मैसेज कि जो आपको ठीक लगे वो आप दे सकते हो।
और आपके प्रोग्राम की जो बाकी की लाइंस है उसको आप नॉर्मली एग्जीक्यूट करवा सकते हो। कहने का मतलब आपका प्रोग्राम बीच में से टर्मिनेट नहीं हो जाएगा। अगर आपने पहले से ध्यान रखा है तो आपने सही ढंग से सही एक्सेप्शंस को हैंडल किया है, तो ये एक सुविधा, ये पूरा एक मैकेनिज्म जावा में रखा गया है, तो इसकी वजह से प्रोग्राम के फेल होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ये था पहला मैकेनिज्म। ओके, पहला कारण कि जिसके वजह से प्रोग्राम्स फेल जाते थे, एक्सेप्शंस, मिस हैंडल्ड एक्सेप्शंस। और जो दूसरा मैकेनिज्म है, दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब कि अब देखो, जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो अपने प्रोग्राम में तो कंपाइल होते वक्त उसको मेमोरी मिल जाती है, लेकिन एक्चुअली अगर आपको याद हो तो आपने मेमोरी एलोकेशन के बारे में पढ़ा होगा, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो जब आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है और उसको मेमोरी मिल जाती है तो वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है, और जब आपका प्रोग्राम रन होता है और तब वो सिस्टम के पास से मेमोरी मांगता है तो उसको कहते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। सी लैंग्वेज में आपने ये पढ़ा होगा, शायद आपको याद हो कि आपने मैलॉक, MALLOC, मैलॉक और कैलॉक जैसे फंक्शन सी लैंग्वेज में पढ़े होंगे। तो सी लैंग्वेज में देखो, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सुविधा होती है रन टाइम मेमोरी एलोकेशन की। सी लैंग्वेज में ये दो फंक्शंस आपके पास है, मैलॉक और कैलॉक। अगर आपको रन टाइम, अब देखो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की क्यों ज़रूरत पड़े, आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि मुझे क्लाइंट के पास से कुछ नंबर्स इनपुट लेने हैं और उन नंबर्स का सम, एडिशन और एवरेज फाइंड करके उसको बताना है। अगर इस तरह का प्रोग्राम मैं आपको बनाने को कहूँ सी लैंग्वेज में, तो आप सबसे पहले मुझे क्या कहोगे? अगर मैं आपसे कहूँ सी लैंग्वेज में आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ कि जो क्लाइंट से कुछ नंबर्स इनपुट ले, उसका सम करे और फिर उसका एवरेज भी फाइंड करे, इस तरह का मैं आपको डेफिनेशन दूं तो आप क्या करोगे? सर पहले तो हम लोग C++ में होगा तो सीन और सी आउट का यूज करके हम लोग पहले यूजर के पास से इनपुट लेके बाद में जो भी हम लोग जितनी भी वैल्यू लेना चाहेंगे, जैसे कि आपको 3 वैल्यूज लेनी है तो हम देखो, उस वो 3 वैल्यू लेके यस, मैं यहीं पे आपको स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि पहला ही प्रश्न आपके दिमाग में ये आना चाहिए। मैंने जब आपको डेफिनेशन दी कितने नंबर्स, है ना, क्योंकि मैंने आपको कहा कुछ नंबर्स मुझे इनपुट लेने हैं, तो स्वाभाविक बात है कि आप सी लैंग्वेज में या C++ में प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आप एरे डिफाइन करोगे ना, तो आप मुझसे पूछोगे सर कितने नंबर्स क्लाइंट से लेने हैं, उस हिसाब से मैं एरे को डिफाइन करूं, तो मैं कहूँगा 5, 10, 15 ऐसा कहूँगा, ठीक है। तो आप उस तरह से एरे डिफाइन करोगे, लेकिन मैं आपसे यह कहता हूँ कि नंबर फिक्स नहीं है, वो आपको क्लाइंट को पूछना है। आपको कितने नंबर्स, क्लाइंट कहता है 5 तो 5 नंबर्स उससे लो, क्लाइंट कहता है कि 15 तो 15 नंबर्स उससे लो, क्लाइंट कहता है 20 तो 20 नंबर लो, और क्लाइंट कहता है 1 नंबर तो 1 नंबर क्लाइंट से लो। आया समझ में? ये मेरा डेफिनेशन है कि कुछ नंबर्स क्लाइंट से इनपुट लेने हैं, उसका सम और एवरेज फाइंड करना है, इस तरह से। तो देखो अब क्या होगा, तो सर हम लोग उसमें फॉर लूप डिफाइन कर देंगे। क्या? यस, फॉर लूप डिफाइन कर देंगे i इज इक्वल टू 0, फिर i इज लेस देन और इक्वल टू n, मतलब जो जितना भी नंबर डालेगा अच्छा, उतना नंबर वेरी गुड, देगा। आपने बहुत अच्छा आंसर दिया आपने कि हम पहले एक एरे बना लेंगे, बराबर ना? आपने जो कहा उसके मुताबिक पहले हम एक एरे डिफाइन कर लेंगे, ठीक है ना? यस। फिर हम क्लाइंट से पूछेंगे कि आपको कितने एलिमेंट्स चाहिए, कितने एलिमेंट्स आप इनपुट देना चाहते हो,
तो यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा कि भाई वो जो एरे है उसकी साइज क्या रखोगे आप? सर हम अभी तो उसके लिए हम एन डिफाइन कर देंगे। एन डिफाइन करेंगे, जब भी हम यूजर के पास से वो इनपुट लेना चाहेंगे तब वो एन के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करेगा और हम वो लूप वो फोर के अंदर पूरा डिफाइन कर देंगे। जैसे कि i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन और इक्वल टू n, i प्लस प्लस, और बाद में जो फोर के अंदर हम लोग पूरा ही लॉजिक दे देंगे उसको। वेट वेट, तो क्या आप ऐसा कहना चाहते हो कि हम जो एरे डिफाइन करेंगे, एरे बनाना है ना, वो इस तरह से, हाँ सर, एरे भी बना सकते हो। हाँ। इस तरह से, हाँ सर। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने एक एरे डिफाइन कर दी। एन का हम लोगों ने अभी हमको कोई भी वैल्यू पता नहीं है एन की क्या वैल्यू है। यस, एन इज इक्वल टू 0 डिफाइन हो गया। बाद में हम लोग उसका फोर का पूरा लूप चलाएंगे। बट मैं क्या आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप इस तरह से बता रहे हो कि हम पहले इस तरह से एरे डिफाइन करेंगे एन साइज का? हाँ एन साइज है, क्योंकि हमको अभी तक वैल्यू नहीं पता है। अब हाँ, यस यस, यहीं पे मैं आपको रोक देता हूँ क्योंकि ये गलत है। सी लैंग्वेज में ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपको कोई कांस्टेंट ही लिखना पड़ेगा। एन क्या है? वेरिएबल है। और सी लैंग्वेज में ये पॉसिबल नहीं है कि आप एरे डिफाइन करते वक्त उसकी साइज को एज ए वेरिएबल नहीं दे सकते। कांस्टेंट ही होना चाहिए यहाँ पे। मतलब कि आपको एरे ऑफ 10, 20 ऐसा लिखना ही पड़ेगा। सी लैंग्वेज में आप यहाँ पे वेरिएबल पास नहीं कर सकते। हाँ, ये बात अलग है कि आप अपने प्रोग्राम में शुरू में सपोज कि इस तरह से मैक्रो का यूज़ करके कोई एन साइज डिफाइन कर लेते हो, एन 10, तो ये एन जो है वो वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट बन जाएगा ना 10। फिर यहाँ पे जब आप एन लिखते हो तो वो 10 ही रहेगा। बट हम कांस्टेंट की बात तो नहीं कर रहे ये। तो मेरा कहने का मतलब कि यहाँ पे हम साइज नहीं लिख सकते, एन नहीं लिख सकते, हमें कोई भी वहाँ पे कांस्टेंट ही लिखना पड़ेगा, कांस्टेंट ही लिखना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? चलो 10, 20, 30, 40, 50 कुछ भी लिख सकते हो आप, लेकिन लिखना तो आपको कोई वैल्यू ही पड़ेगा। तो आप क्या साइज दोगे एरे को? देखिए, स्वाभाविक बात है कि हम ये सोचेंगे कि मैक्सिमम क्लाइंट कितनी वैल्यूज दे सकता है। हमें अगर ऐसा लगता है कि भाई क्लाइंट मैक्सिमम 20 वैल्यू देगा, उससे ज़्यादा तो नहीं देगा, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे एरे की साइज हम डिफाइन कर ले 20। ओके, फिर हम क्लाइंट से पूछेंगे कि भाई कितनी वैल्यूज़ आप देना चाहते हो। अगर वो कहता है 5, तो जैसा कि यश ने कहा कि हम 5 टाइम्स लूप चलाएंगे, क्लाइंट से इनपुट लेंगे और फिर एवरेज फाइंड करेंगे। क्लाइंट अगर कहता है 15 वैल्यूज़, तो हम 15 टाइम्स लूप चलाएंगे, सम करेंगे और एवरेज देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब कंपाइलर हमारे इस कोड को रन करता है, इस कोड को, तो वो हमारे एरे के लिए मेमोरी में 40 बाइट्स को ऑक्यूपाई करके रख देता है, 40 बाइट्स। और जब हम क्लाइंट से पूछते हैं कितने एलिमेंट्स, और क्लाइंट अगर कहता है कि भाई 5 एलिमेंट्स, तो क्या होगा? इस 40 बाइट्स में से केवल 10 बाइट्स यूज़ होगी और बाकी की 30 बाइट्स तो वेस्ट है। वेस्ट मतलब हमारे प्रोग्राम को दी गई है बट हम उसका यूज़ नहीं कर रहे। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके प्रोग्राम के पास कोई भी बिन ज़रूरी या बिन उपयोगी मेमोरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी मेमोरी नहीं है, वो क्लाइंट के पीसी की मेमोरी है, उसके रैम की मेमोरी है कि जो प्रीशियस है। तो हमेशा प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि वो क्लाइंट के पीसी पे अच्छा परफॉर्मेंस दे सके और हो सके उतना कम रिसोर्सिस का वो यूज़ करें। तो ये प्रॉब्लम जो यहाँ पे आई कि हम मैक्सिमम साइज को ध्यान में रख के डिफाइन कर रहे, वो किसकी वजह से आई? स्टैटिक एलोकेशन। यहाँ पे जो मेमोरी एलोकेट होती है वो स्टैटिक एलोकेशन है। तो इसका जवाब है डायनेमिक एलोकेशन।
जैसा कि आपने मुझे पहला कहा यस, कि हम क्लाइंट से पूछेंगे कि हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू स्टोर, और क्लाइंट कहता है 5 इंटीजर्स, तो हम सिस्टम के पास से 10 बाइट्स मांगेंगे। रन टाइम, कंपाइल टाइम तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम रन होगा तभी क्लाइंट हमें कहेगा 5 इंटीजर्स। तो इस तरह का जो प्रोग्रामिंग हम करते हैं और ये मैकेनिज्म जो हम इंप्लीमेंट करते हैं उसको कहते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। और सी लैंग्वेज में इसके लिए यूज होता है मेलॉक और कैलॉक फंक्शन का, और उसके साथ आपको यूज करना पड़ता है पॉइंटर्स, कि जिसे हम बहुत ही नापसंद करते हैं। इस तरह से ये एक पॉइंटर ले लिया इज इक्वल टू इंटीजर मैलॉक 10। जब हम ऐसा लिखते हैं, मैलॉक का मतलब मेमोरी एलोकेशन फॉर 10 बाइट्स, मेमोरी मुझे चाहिए, हम सिस्टम से मांग रहे हैं कि मुझे मेमोरी दो, कितनी 10 बाइट्स, और वो 10 बाइट्स किस तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए है, इंटीजर। इस तरह से हम मैलॉक का यूज करते हैं सी लैंग्वेज में। मेरे ख्याल से सिंटेक्स मेरी शायद गलत हो सकती है, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, शायद हम ऐसा लिखते थे 5,2 मतलब 5 एलिमेंट्स और हर एक एलिमेंट की साइज 2 बाइट, तो टोटल 10 बाइट्स मुझे चाहिए। इसी तरह से कैलॉक फंक्शन भी है। तो फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब क्या है कि हम इस तरह से सिस्टम के पास से डायनेमिकली मेमोरी को मांग सकते हैं। अब जब हम सिस्टम से डायनेमिकली मेमोरी को मांगते हैं तो ये अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है कि हमारा प्रोग्राम जितनी ज़रूरत है उतनी ही मेमोरी को मांग रहा है और उसको यूज़ कर रहा है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स एक और चीज़ भी आती है कि चलो आपके प्रोग्राम ने डायनेमिकली मेमोरी मांगी, उसको दी भी गई। अब देने के बाद आपके प्रोग्राम ने उस मेमोरी को यूज़ किया। यूज़ करने के बाद क्या आगे जाके अब मुझे उसका काम नहीं है। मैंने सम कर दिया, एवरेज भी कर दिया, क्लाइंट को रिजल्ट भी डिस्प्ले कर दिया। अब मेरे प्रोग्राम में आगे कुछ और चीजें हैं जो हो रही है। तो सिनारियो क्या होगा? सिनारियो ये होगा फ्रेंड्स कि आपने मेमोरी मांगी, आपको मिली, आपने यूज की, यूज करने के बाद आप आगे चल दिए, फिर भी वो मेमोरी आपके पास ही है। मेमोरी आपके प्रोग्राम से जुड़ी है। ऑपरेटिंग सिस्टम के रजिस्टर में ऐसा लिखा हुआ है कि ये मेमोरी मैंने इस प्रोग्राम को दी हुई है, हमारे प्रोग्राम को। तो उसके रजिस्टर में वो मेमोरी बिजी होगी, ऑक्यूपाइड होगी। हम तो उसका बिल्कुल यूज नहीं कर रहे, फिर भी हमारे प्रोग्राम से वो जुड़ी हुई है। इसलिए किसी और प्रोग्राम को अगर आवश्यकता हुई तो भी उसको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं दे पाएगी। हम उसका यूज नहीं कर रहे, फिर भी हमारे प्रोग्राम से जुड़ी है, तो किसी और को वो नहीं मिल पाएगी। हमें तो बिल्कुल उसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी। तो ये भी एक अच्छा प्रोग्रामिंग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि हमारे प्रोग्राम को जो डायनेमिकली मेमोरी मिली है, उसका काम खत्म होने के बाद हमें उसको फ्री कर देना चाहिए, जिससे आगे जाके किसी और प्रोग्राम को दिया जा सके और मेमोरी मैनेजमेंट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो अच्छी तरह से हो सके। तो सी या C++ ऐसी लैंग्वेज को अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें डेवलपर को मैन्युअली मेमोरी को फ्री करना पड़ता है। मैंने जो अभी कोड लिखा मैलॉक का, उस तरह से हम अगर मेमोरी को रिट्रीव कर रहे हैं, मेमोरी को मांग रहे हैं, उसी मेमोरी को काम खत्म होने के बाद फ्री करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है सी लैंग्वेज C++ में। लेकिन अगर हम ध्यान नहीं रखते, हम देखो ऐसा ही होता है, ये हमारा ह्यूमन बीइंग का नेचर है कि हमें जब भी किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो हम उसको एज ए रिक्वेस्ट टोन में मांगते हैं, लेकिन जब काम खत्म हो जाता है तो हम उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखते कि उसका हाल चाल क्या है। तो ये स्वाभाविक है कि हमने मेमोरी मांग ली लेकिन हम उसको फ्री करना भूल जाएंगे। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ समय आगे जाके कोई ऐसा समय आएगा जब बहुत सारी मेमोरी आपके प्रोग्राम ने होल्ड की रखी है जो उसको यूज़ ही नहीं कर रहा है,
और ऐसे समय पे आपके प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम स्टॉप कर देगा, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्किंग ही स्टॉप हो जाएगा। बहुत सारी रैम आपने ऑक्यूपाई करके रखी है, क्योंकि ये जो मेमोरी मिलेगी ना आपको रन टाइम, वो रैम होगी, वो सेकेंडरी मेमोरी नहीं होगी। तो ये भी दोस्तों एक दूसरा कारण प्रोग्राम के फेल जाने का, कि उसमें मेमोरी मैनेजमेंट अच्छी तरह से नहीं किया होता। अगर आपने वो अच्छी तरह से किया है तो अच्छी बात है, लेकिन मेमोरी मैनेजमेंट में आपने ध्यान नहीं दिया, कहने का मतलब डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन किया है लेकिन उसको आप फ्री नहीं कर रहे हो, तो ऐसा समय आ सकता है कि आपका प्रोग्राम फेल हो जाए। तो इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन अच्छी तरह से जावा में रखा गया। जावा में डेवलपर्स को ये सुविधा दी गई है कि डेवलपर को जब ज़रूरत हो तो वो मेमोरी को मांगेगा, मेमोरी अगर होगी तो उसको मिलेगी, उस मेमोरी का यूज़ करेगा डेवलपर, उसका प्रोग्राम इस मेमोरी को यूज़ करेगा, और जब प्रोग्राम को इस मेमोरी की आवश्यकता नहीं होगी तो वो अपने आप फ्री हो जाएगी, अपने आप फ्री हो जाएगी। डेवलपर को ये याद नहीं रखना है कि मुझे मेमोरी फ्री करनी है, मेमोरी अपने आप फ्री हो जाएगी। इस तरह का मैकेनिज्म जावा में रखा है, इस तरह का एक एल्गोरिदम जावा में रखा है जिसको कहते हैं गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन, कलेक्शन मतलब कलेक्ट करना, गार्बेज मतलब कचरा। अब देखो, जिस मेमोरी को पहले आपने मांगा उसमें डेटा को स्टोर किया, अब काम खत्म होने के बाद उस जगह की, उस डेटा की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, तो वो जो डेटा उसमें पड़ा है वो एक कचरा है अभी, क्योंकि उसका अभी कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसको गार्बेज कहते हैं। तो जावा में क्या है कि एक इनबिल्ट ऐसा प्रोग्राम होता है गार्बेज कलेक्टर। वो जब आपका प्रोग्राम रन होता है तो आपके प्रोग्राम के साथ वो भी रन होता है, और इस गार्बेज कलेक्शन का जो प्रोग्राम है उसका काम क्या है कि वो कंटिन्यूसली आपके प्रोग्राम को चेक करता है। उसके पास एक बैग होता है, वो बैग लेकर ही घूमता है कि क्या इस प्रोग्राम में कोई ऐसी मेमोरी है कि जिसकी अब जरूरत नहीं है, तो उस मेमोरी को वो फ्री कर देता है, उसमें से कचरा लेकर फ्री कर देता है। ये एक इंटरनल मैकेनिज्म जावा में रखा गया है जिसको गार्बेज कलेक्शन कहते हैं। तो कहने का मतलब कि मेमोरी मैनेजमेंट भी जावा में अच्छी तरह से एड्रेस किया गया है, इसलिए जावा रबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आया समझ में फ्रेंड्स? हेलो, यस सर। ये गार्बेज कलेक्शन जिसकी वजह से मेमोरी मैनेजमेंट को एड्रेस किया गया, और मिस हैंडल्ड एक्सेप्शंस को मैनेज करने के लिए जावा में स्ट्रॉन्ग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म रखा गया है कि जो रन टाइम पॉसिबली जितनी भी रन टाइम एरर्स है उसको हैंडल करने में आपको मदद करता है। A good Java program should have all the runtime errors managed by our program। अगर आप जावा में कोई अच्छा प्रोग्राम बनाना चाहते हो या बनाते हो तो उसमें ये होना चाहिए कि रन टाइम एरर्स के बारे में भी सोचकर आपने मैकेनिज्म रखा हुआ होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन हम यहाँ तक रखते हैं। किसी को कोई डाउट है आज के डिस्कशन में किसी भी प्रकार का?